जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आइए हम लोग फिर से झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस सेट के जरिए इसके एग्ज़ाम के लेवल को मैच करते हैं। क्वेश्चन एकदम लेवल का है, जिस तरीका का आपका जॉब है, जिस तरीका का आपको सैलरी मिलेगा, जिस तरीका का आपको पद मिलेगा, तो भाई उस तरीका का आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो लेवल एकदम मैच होगा। आप देखिएगा इसी लेवल का एग्ज़ाम आपको इसी लेवल का सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक आराम से, और जो लोग कोर्स खरीदे हैं उन लोगों से हमें ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना जब भी प्रैक्टिस सेशन को देखिए ना, तो पेन पेपर लेके बैठिए। अपना क्वेश्चन के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आपको विद इन टाइम आंसर बताना है। ऐसा नहीं कि एक सवाल के लिए आपके पास 1 घंटे है या 2 घंटे है या ऐसे है, कुछ नहीं जी, नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। आपको वो बात भूल जाना है कि आपके पास कितना टाइम है एक क्वेश्चन के लिए। आपको कम से कम टाइम में एक क्वेश्चन को निपटा देना। हम आपसे ये कभी नहीं कहते हैं कि आप क्वेश्चन को सेकंड में करो। अरे भाई 30 सवाल है, 15 मैथ्स का है और 15 रीजनिंग का है। अगर आप सेकंड में करने लगो तो 30 सेकंड में एग्ज़ाम ख़त्म, और क्या सिलेक्शन हो गया। ऐसा होता है क्या? तो जो सेकंड में कहते हैं उनको आप सेकंड में करने दीजिए। आप एग्ज़ाम में आपको जितना टाइम मिलता है उस समय का पूरा उपयोग करिए, पूरा यूज़ में लाइए, और आखिरी सेकंड तक आप आखिरी सवाल को लगाइए। कोई जल्दबाजी नहीं है, सेकंड में सवाल करने का नहीं, ठीक है। और देखिए, जो लोग भी कोर्स में एनरोल हैं या जो लोग कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो आपके लिए झारखंड हाई कोर्ट के लिए मैथ्स 399 का है और मैथ्स प्लस रीजनिंग 499 का है। तो आप लोग को अगर कोर्स चाहिए तो आप लोग इनरोल हो सकते हैं। बाकी कोर्स क्या है, मैथ्स कंप्लीट आपका बाइलिंगुअल है, कंप्लीट मैथ है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस का, एकदम लेवल एसएससी के मेंस का है, ठीक है। उस लेवल का इसमें क्वेश्चन और कंटेंट आपको दिया गया, और जो लेवल झारखंड हाई कोर्ट का है, इसी लेवल का ये कोर्स है आपका। तो ये एसएससी मेंस का भी इसमें सवाल है, कुछ सवाल आपके सीडीएस के भी मिलेंगे, कुछ सवाल आपको इसमें एनडीए का भी मिलेगा। तो जिस भी चैप्टर में जिस भी तरीका का नीड होता है एग्जामिनेशन के हिसाब से, हर एक टाइप का सवाल इसमें डाला हुआ है। पूरा का पूरा बैच आपका रिकॉर्डेड है। आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि आप कम से कम समय में कंप्लीट बैच को 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले तक। उसके बाद आपको जितना प्रैक्टिस करना है आप कीजिए ना मेरे साथ यहाँ पे। बट अगर आप कोर्स लिए हैं तो पहले शिद्दत से चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। और हाँ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। और जिनको भी समस्या है ना, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कुछ अब ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर कोई भी आपको समस्या होता है कोर्स परचेज करने में, या कुछ भी आपको पूछना होता है कि सर इसके अंदर है क्या, तो आप उस नंबर पर फ़ोन कर। ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम आसान है। आप सवाल को ज़रा ध्यान से पढ़िए। इफ़ द सैलरी ऑफ 16 मैन ऑफ, यहाँ पे छूट गया, इफ़ द सैलरी ऑफ 16 मैन फॉर 30 days इज Rs 20,732 रुपीज़, देन व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ 1 मैन फॉर 15 days। 30 दिनों के लिए 16 व्यक्ति का वेतन 20,732 रुपया, मतलब 16 आदमी 30 दिन तक काम किया, उनको टोटल 20,732 रुपया मिला। अब कह रहा है कि अगर 15 दिन तक एक व्यक्ति काम करेगा तो उसका वेतन क्या होगा। तो आप ना इस सवाल को कई तरीक़ा से सोच सकते हैं। सबसे पहला बात, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा तो ये सवाल टाइम एंड वर्क के हिसाब से बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो भाई 16 पुरुष 16 मेन 30 डेज तक वर्क किया, तब उनको जाके 20,732 रुपया मिला। अब आप ज़रा ये बता दीजिए कि अगर 15 डेज तक ओनली 1 मैन अगर वर्क करेगा तो उसको कितना सैलरी मिलेगा। तो आप इसको ना ऐसे सोचेंगे कि सर ना सबसे पहले ना एक आदमी का 1 दिन का वेतन निकाल लेंगे, और जो आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। भाई वही काम तो होगा, लेकिन थोड़ा तरीके से होगा, ठीक है।
तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम टोटल वेतन को वर्ग मान लें, ठीक है, 16 आदमी 30 दिन तक इतना काम किया, ठीक है, तो भाई 15 दिन तक एक आदमी कितना काम करेगा, बात वही हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 16 men वर्क फॉर 30 days एंड दे वर्कड 20,732 इफ वन मैन वर्क फॉर 16 days, और मान लेते ये एक्स काम करता है, इतना अमाउंट काम करता है, इतना अमाउंट वो काम करता है, ठीक है। तो एकदम आसान हो गया ये। अब यहाँ से कटम कुटाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे 15 होगा ना, 15 days। अब यहाँ से आपको कटम कुटाई ही तो करना है, बात वही पहुँच गया, ठीक है। तो देखिए 15 से 2 बार में, भाई इसको 2 से ही काट लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 2 से 10, 3, 6 और 6। अब ये 16 से जाएगा तो जी 16 से 6 बार में 96, मतलब 6 आएगा, 600 कुछ आएगा। अब ध्यान से देखिए, एक ही ऑप्शन में 600 कुछ है। भाई मेरे, हम अपने से सीट नहीं किए हैं, आदत नहीं है, बताएं तो कई बार आदत नहीं है, एग्जाम में आया हुआ है। अगर सब में 6 रहता, 600 कुछ पूरा भाग दे देते, ठीक है। तो यहाँ पे 103 में 96 गया, 4 3 7 76, और फिर 16 चौके 64, फिर आपका हो गया 3 और 16 8 648। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। एकदम आसान सवाल था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा उलझन को सुलझाना था कि आप ना ऐसा ना सोचने लगे कि एक आदमी एक दिन में कितना पैसा कमाएगा। तो उसी चीज़ को आप टाइम एंड वर्क के मेथड से ऐसे लिख सकते थे, उस पैसा को हम टोटल वर्क मान लिए, ठीक है। सवाल को कहता है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 2,48,100, ठीक है, 2,04,800। If the birth and the death rates are 12% and 7%, then find the population of the country after 2 years। अब देखो, जो एक देश का जो पॉपुलेशन है वो ये है, ये उसका डाटा दिया है। अब बर्थ और डेथ रेट भी दिया है, 12% बर्थ रेट है और 7% डेथ रेट है। 7% जन्म लेते हैं, जिसमें से 5% का डेथ हो जाता है। तो फाइनल ग्रोथ कितना का हो रहा है? 5% का ना। फाइनल ग्रोथ कितना का हो रहा है? 5% का। अरे 12% का बर्थ हुआ और 7% का उसमें डेथ हो गया, तो फाइनल ग्रोथ पॉपुलेशन में कितना होगा? 12 - 7 5% का होगा। मतलब बस अब यहाँ से बहुत ही आसान हो गया। यही थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्रिक है, बाकी कैलकुलेशन है। तो भाई 2 लाख ये हमारा पॉपुलेशन है, ध्यान से देखिएगा, और 5% पर एनम मेरा इंक्रीज हो रहा है। देखो तो 12% का बर्थ है और 7% का डेथ है, तो फाइनली 5% का ग्रोथ होगा पर ईयर, और ये ग्रोथ हमको 2 ईयर तक, 2 साल तक निकालना है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 21/20, 21/20, मतलब इसका 21/20 गुना 21/20। अब भाई मेरे यहाँ से देखो, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर डिजिटल सम लगाने में सक्षम हैं तो आप लगाइए, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो 2 जीरो नीचे दिख रहा है ना, ऊपर के 2 जीरो से ये निपट गया। 2 दूना 4 बचा, ये तो 4 से जाएगा ना, तो 4 × 5 = 20, 0, 4 × 5 = 20, ठीक है, 4 × 4 और 4 दूना 8, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 512। अब 512 को मल्टीप्लाई करना है 21 × 21, मतलब 441। अब आपके सामने चैलेंज आया, ये 441 ×
512 करते रहिए मल्टीप्लाई। अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 2 1 जा 2, सबका यूनिट डिजिट 2 है। अब ये 400 कुछ है और ये 500 कुछ है, तो ये 20-22 के तो करीब जाएगा ही, वो भी सब में है। मतलब क्या, आपको कंप्लीट गुना करना पड़ेगा। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 441 गुना 512। कई तरीका से हम लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं। फिलहाल आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। जिनका आ जाता है बहुत बढ़िया, अदरवाइज इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसका आंसर आप जरूर दीजिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार कि इस छोटा सा कैलकुलेशन को करने में कितना टाइम आप ले रहे हैं, क्योंकि 15 लाजवाब सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम में, 15 बढ़िया सवाल रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आप टाइम ले रहे हैं कंसेप्ट को समझने में, क्वेश्चन को समझने में, तो एक बार आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट पढ़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको 399 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम है। कंप्लीट मैथ है, और ऐसा नहीं कि आप जो है कोर्स पढ़ के सिर्फ हाई कोर्ट का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टेट में जितना भी एग्ज़ाम होगा, आप एसएससी दीजिए, आप रेलवे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए सारा का सारा एग्ज़ाम, ठीक है। बड़ा ही बेसिक सवाल है, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ पूछ देता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि द एवरेज ऑफ पी नंबर्स इज क्यू स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ क्यू नंबर्स इज पी स्क्वायर, देन द एवरेज ऑफ पी प्लस क्यू नंबर्स विल बी। जरा ध्यान से सोचिए, बोला है कि पी नंबर का जो एवरेज है वो क्यू स्क्वायर है। तो भाई पी नंबर का टोटल सम कितना हो गया, आप कहेंगे सर पी इंटू क्यू स्क्वायर, ये हो गया टोटल सम पी नंबर का। सिमिलरली क्या बोला है कि क्यू नंबर का जो टोटल एवरेज है वो पी स्क्वायर है। तो फिर हम आपसे कहते हैं कि क्यू नंबर्स का टोटल सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर क्यू इंटू पी स्क्वायर होगा टोटल सम। अब हमसे पूछा है कि P प्लस Q का एवरेज क्या होगा, तो सबसे पहले P प्लस Q का सम क्या होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो सर P अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये P नंबर का सम है और ये Q नंबर का सम है, जोड़ दीजिए तो ये होता है PQ स्क्वायर, ये होता है QP स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टोटल सम P और Q नंबर्स का। अगर P प्लस Q नंबर का एवरेज निकालना है तो इस सम को P प्लस Q से डिवाइड करना होगा। एवरेज का बेसिक सा रूल है, P प्लस Q से डिवाइड करना पड़ेगा। लो जी, ये बन गया आपका एवरेज, ये बन गया आपका एवरेज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन क्या लें, तो आप ध्यान से देखेंगे कि सर PQ कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही PQ कॉमन लेंगे, ऊपर से बच जाएगा Q प्लस P ऊपर, और हमें डिवाइड करना है P प्लस Q से, जो कि ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, PQ बचेगा। मतलब PQ ही मेरा एवरेज हुआ P प्लस Q नंबर्स का। एकदम आसान है, एवरेज का एकदम बेसिक कंसेप्ट से कई बार सवाल आया है, और कई दफ़ा ना सवाल को वेरिएबल के माध्यम से घुमा दिया है पूरा। अब वेरिएबल को ऐसा रिप्रेजेंट कर देगा कि आप डर जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसा लंबा चौड़ा। तो डरना नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है आप उस पर टिके रहिए और उसको अप्लाई करने का कोशिश करिए, तब आपको वो समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। ये सवाल को, ये ना रेशियो से सवाल है, बेवजह सवाल को मुश्किल बना दिया है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अच्छा है इसीलिए आपके सामने लेके आए हैं। तो 44 सही 4/9% ऑफ A इक्वल टू 66 सही 2/3% ऑफ B इक्वल टू 28 सही 4/7% ऑफ C, देन A इज टू B इज टू C इक्वल टू। दो तरीका है इस सवाल को बनाने का। जिसको कुछ परसेंट का मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो वो तो आसानी से इसको कर देगा, और अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो पूरा डिटेल में सॉल्व करना होगा। जैसे कि 44 सही 4/9 का मतलब होता है
का मतलब होता है 2/9, 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3 और 28 सही 4/7 का मतलब होता है 2/7। अगर आपको ये चीज़ याद है, ये सब ना काम आता है किसमें मालूम? प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल रहता है, मतलब बहुत नहीं रहता है, सवाल के बीच में ये डाटा घुसाया हुआ रहता है और कई सारे चैप्टर्स में रहता है। तो अगर ये याद है तब तो आप कर सकते हैं, नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? तो 4 निमा 36, 4 निमा 36 और 4 40, ठीक है, 4 निमा 36, 4 निमा 36 और 3 36 और 3 39, तो 396 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 400। देखिए 400 बट्टा में 9 है, बट्टा में 9 है, परसेंट के लिए 1/100, कटम कुटाई कर दीजिए, क्या आ गया आपका 4/9, क्या आ गया 4/9। ये ए है हमारा। अब 66 सही 2/3, तो 6×18, 6×18 और 19, 198 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, 200/3 और परसेंट है तो 300, कटम कुटाई 2/3 और ये है आपका बी, ठीक है, इंटू बी बराबर 28 सही 4/7। याद है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 7 8 56 और 7 दूना 14 और 5 19, 196 और 4 200, तो ये हो जाएगा 200/700, कट कुटा गया, आ गया 2/3, तो ये 2/7 सॉरी 2/7 ऑफ सी का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और जो लोग हुल देता है कि इस सब फ्रैक्शन उनको याद है, तो भाई अभी ना जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड हो चुका है। जो टीचर बोर्ड पे आया है वो सब होमवर्क करके आया है, तो भाई आपको तो याद रहेगा ही नहीं, आपको तो याद रहेगा ही, लेकिन जो बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा उस बच्चा के सामने जब ये सवाल आएगा तो उसका स्टेप्स क्या होगा, वो कैसे सवाल को तोड़ेगा, ये चीज़ कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे आपको ना बिल्कुल एकदम पैटर्न बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है। भले ही वाइट बोर्ड है बट आपको सही तरीका से और सही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा शेयर मार दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये आ गया 4/9A, 2/3B और 2/7C। अब ना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कीजिए क्या, अब ना भाग गुना के चक्कर में मत रहिए। 9, 3 और 7, 9, 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9, 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 63, 63, 63 से सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 से सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4/9 गुना में आएगा 63, तो 9 सत्ते 63 7 बार में, तो सर यहाँ हो जाएगा 4 गुना 7A, जैसे बोलते हैं वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है। इसको 63 से 3 से 63 में भाग लगाएंगे 21, तो ये हो जाएगा 2 गुना 21B। ध्यान से समझिएगा, 7 9 63, 2 गुना 9C, यही हो जाएगा। अब हमें जो रेशियो चाहिए वो A:B:C को चाहिए। तो अगर आपके पास ये फॉर्मेट है कि इसका A बराबर इसका B बराबर इसका C, तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, तब ध्यान दीजिए। तब अगर आपको A निकालना हो, यहाँ पे हम A लिखते हैं, यहाँ पे B लिखते हैं और यहाँ पे C लिखते हैं, समझ लीजिए। तो A को ना ढक देंगे, A को ढक देंगे, बाकी जितना नंबर दिख रहा है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या क्या दिख रहा है, 2 गुना 21 और 2 गुना 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 21, 4 गुना 21 गुना 9, एकदम आसान हो जाएगा काटने में, ठीक है। फिर अब हमें B चाहिए, तो B वाला को ढक देंगे, क्या दिख रहा है, 4 7 2 9, तो 4 सत्ते 28 और 9 दूना 18, 4 सत्ते 28 और 9 दूना 18, ये आ गया B का अनुपात। अब C का चाहिए तो C को ढक देंगे और A और B के साथ जो भी है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौके 28 और 21 दूना 42,
तो 28 गुना 42, ये आ गया ए बी और सी का रेशियो। अब आप आराम से कटम कुटाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ 21 है ना, तो 21 में 7 है, 7 तिया 21 और 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 28 गुना 3। अब देखो, इसका 28, इसका 28, इसका 28 कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से दो, 3 से, तो ये 3 है, कहीं 3 से 6 बार में और ये 3 से 14 बार में, क्या बच गया 9:6:14। ठीक है, देखिए अगर आपको जेन्युइनली हमको अगर उलझाना होता, अगर हमको अपना ट्रिक दिखाना होता, तो हम डायरेक्ट कहते कि इसका वैल्यू जो है वो 4/9 होता है, इसका वैल्यू जो है 2/3 होता है और इसका वैल्यू जो है 2/7 होता है। और फिर हम यहाँ से भी आपको कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ से भी एक तरीका बनता है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला रेशियो यहाँ से भी तरीका बनता है। आप ईमानदारी से समझिए कि बहुत जन को समझ में ही नहीं आता कि हम क्या किए, बहुत लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और अगर सवाल आ गया और आपको बेसिक पता है तो आप बना सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ही तो करना है और कुछ नहीं था। ठीक है, देखिए इस सवाल को, कहता है कि इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 8/9 ऑफ द मार्क प्राइस, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब इसमें आपको ढूंढना है कि अगर ये इनके बीच में रिलेशन दिया है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 5/4 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 8/9 है मार्क प्राइस का, तो हमें ये बताना है कि इस गुड्स को सेल करने पर कितने % का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बहुत ही आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये सवाल इसीलिए डाला है कि वो आपका रेशियो का नॉलेज चेक करना चाहता होगा। बाकी बात आपको पता है कि नहीं पता है, अभी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो मार्क प्राइस है वो 5/4 है कॉस्ट प्राइस का। तो आपको समझाने के लिए हम इसको ऐसे लिखें, मार्क प्राइस को MP = 5/4 ऑफ किसका, CP। तो हम यहाँ से MP/CP निकाल लें तो आप कहेंगे सर 5/4 होगा। दूसरा चीज़, एंड सेलिंग प्राइस इज 8/9 ऑफ द मार्क प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस है ना वो 8/9 है किसका, मार्क प्राइस का, MP का। तो यहाँ से हम इसका रेशियो भी लिख सकते हैं, बस आपको समझाना है जी अच्छे से, इसीलिए ये सारी काम चल रही है। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपको MP और CP का रेशियो मिल गया, फिर आपको SP और MP का रेशियो मिल गया। अगर हम इसको इक्वल कर दें तो क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा MP है, ठीक है, चलिए CP को बाहर रखते हैं, ये मेरा CP है और ये मेरा MP है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब CP MP और सेलिंग प्राइस किसी को भी अब रख सकते हैं। देखिए MP मेरा 9 है और सेलिंग प्राइस कितना है सर, 8 है, और कॉस्ट प्राइस और MP कितना है, तो आप कहेंगे सर इसको नीचे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस मेरा 4 है और MP मेरा कितना है, 5 है। अब सर इसको बराबर करना है, कई तरीका है, उसमें से एक ये भी है। ठीक है, तो 4 से 9 बार में 36, 5 से 9 बार में 45 और फिर 5 से 8 बार में 40। CP 36 है, MP 45 है और SP 40 है। अब सब कुछ आपके सामने है, प्रॉफिट लॉस निकाल दो, किस पे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। तो सर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 36, सेलिंग प्राइस कितना है, 40, 4 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 36 में, मतलब मेरा प्रॉफिट रेशियो कितना है, 1/9। और 1/9 को जब हम % में बदलेंगे तो सर इसको 100% से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 11 सही 1/9 पर, ये आपका 11 होल 1/9% आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा सवाल ना बहुत अच्छा होता है, एग्ज़ाम्स में आए तो
वही बनाएंगे जिनका कंसेप्ट अच्छा है। अगर सारा सवाल आसान डाल देता है ना, तो उससे क्या होता है कि सिलेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है। सब बनाते हैं, तब सिलेक्शन अलग ही मैटर पे चला जाता है। तो अगर एग्ज़ाम्स ढंग का हो, अगर आपका पोस्ट बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन इसी लेवल का होना चाहिए ताकि लोग पढ़ के जाए, अच्छे लोग जाएं। ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बड़ा ही बेसिक सवाल है। कहता है कि द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर इफ द डिस्टेंस traveled in the first 1 hour was 35 किलोमीटर, was the total distance traveled in 12 hours। अब बात को समझिए थोड़ा हिंदी में। क्वेश्चन तो आना आपका अंग्रेजी में है, समझिए थोड़ा हिंदी में, बहुतों को समझ में आएगा। तो एक कार का ना स्पीड है हर घंटे 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए एक कार अभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो नेक्स्ट आवर अगले घंटे उसकी स्पीड हो जानी है 62, उसके अगले घंटे हो जानी है 64, उसके अगले घंटे हो जानी है 66, उसके अगले घंटे हो जानी है 68, उसके अगले घंटे हो जानी है 70। ऐसे हर घंटे 2 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है कि वो जो पहला घंटा में जो स्पीड चला, वो पहला घंटा में वो जो डिस्टेंस कवर किया था वो 35 किलोमीटर किया था। अब यहाँ भी आपको समझना है, तो 12 घंटा में वो कितना दूर चला जाएगा। तो जरा तो अब सर ने एक बात बताइए, बड़ा ही लॉजिकल और बेसिक सी बात आपसे पूछते हैं कि अगर कोई कार या कोई ट्रेन या कोई प्लेन या कोई मोटरसाइकिल या कोई व्यक्ति, कुछ भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, वो अगर 1 घंटा में 35 किलोमीटर चलती है, तो उसका स्पीड क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर 1 घंटा में 35 किलोमीटर मतलब 35 किलोमीटर पर आवर, वही उसका स्पीड हो गया। 1 घंटे में आप जितनी दूर जाते हैं वही आपका स्पीड हो गया, हर घंटे 35 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि कार का जो पहला स्पीड है वो है 35 किलोमीटर पर आवर। अब अगला घंटा उसका स्पीड कितना हो जाएगा सर? 2 बढ़ जाएगा। उसका अगला घंटा कितना? फिर 2 बढ़ जाएगा 39। उसका अगला घंटा कितना हो जाएगा सर? फिर 2 बढ़ जाएगा 41। और ना ऐसा 12 घंटा चला है, मतलब 11 बार उसका स्पीड बढ़ेगा। अब देखिए आप चाहे तो 2-2 के गैप पे सब लिख सकते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 12 घंटा हमसे पूछा है, मतलब 11 गैप बनेगा, ऐसा 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 11 गैप बनेगा, और हर एक गैप 2 का है, मतलब 11 दूना 22। तो 35 में 22 जोड़ देंगे तो जो आखिरी घंटा वो चलेगा वो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि 35 में 2 जोड़े 37, 37 में 2 39, 39 में 2 41, 41 में 2 43, 43 में 2 45, 45 में 2 47, 47 में 2 49, 49 में 2 51, 51 में 2 53, 53 में 2 55 और 55 में 2 57। 11 बार पहला घंटा का तो दे दिया है, 11 बार और अंतर 2-2 का है। ठीक है। अब जी सबको जोड़ देना है, सिंपल सा बात है। पहला घंटा 35 किलोमीटर, दूसरा घंटा 37, तीसरा 39, चौथा 41 और आखिरी घंटा उसका स्पीड हो गया 57 किलोमीटर पर आवर। तो सबको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है? या तो आप सबको लिख के जोड़ दीजिए, नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, सम इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n हमारा क्या है? टोटल टर्म कितना? 12/2, फर्स्ट टर्म 35 और लास्ट टर्म 57। सिंपल सा बात है, ये 6 बार में गया, ये हो गया 7 5 12, 5 3 8 और 1 9, 92 गुना 6, 6 दूना 12, 9 छक्के 54 और 1 55, 552 किलोमीटर टोटल वो स्पीड गया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 552 किलोमीटर, 552 किलोमीटर वो चला। तो इतना अच्छा से आप कंसेप्ट को लगा लेंगे ना कि जब तक कोई सोचेगा तब तक आप आंसर करके निकल जाएंगे। और अगर सुनिए, अगर आप ये चीज़ मान लीजिए भूल गए तो भाई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे 12 टर्म ही तो जोड़ना है, लिख के जोड़ देंगे और क्या। और जोड़ने से पहले ध्यान दीजिए,
एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो बस एक एक डिजिट को जोड़ेंगे, एक एक डिजिट को जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट हमको दिख जाएगा, आंसर करके निकल जाएंगे। और क्या, सब कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है लेकिन कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहता है कि ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स ₹59,200 in 6 years and ₹72,000 in 10 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have become ₹76,000? बात समझ रहे हैं? साधारण ब्याज की एक राशि 6 साल में 59,200 रुपया हो गया और 10 साल में मतलब आगे 4 और साल में ये होगी आपका 72,000 रुपया। कहता है कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पहले से 2% ज़्यादा होता तो 76,000 होने में कितना समय लगता। अब देखिए इसमें ढूंढना होगा, ये जो आपको ये नंबर दिख रहा है ना, ये अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको निकालना होगा, प्रिंसिपल भी आपको निकालना होगा, तब जाके आंसर आएगा। देखिए आपको एक तरीका बताते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए मेरे भाई कि 6 साल में ये हो गया 59,200, ठीक, 59,200 और अगला 10 साल मतलब 4 साल और 4 साल बाद यही हो गया मेरा 72,000। तो 6 से 10 साल, जब 6 साल से 10 साल में हम गए तब मेरा 6 साल में मेरा अमाउंट था 59,200 और 10 साल में मेरा अमाउंट था 72,000। बढ़ा क्या? इंटरेस्ट ही तो बढ़ा। और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो आप कहेंगे सर 72,000 में 59,200 को घटा दीजिए तो 800, 12,800 रुपया। सर ये 12,800 रुपया 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 12,800 रुपया। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ से ये देखें कि ये कितना गुना है तो 32 चौके 128, मतलब ये 3200 गुना बढ़ा है 4 साल में, 3200 गुना हुआ है, ठीक है, 3200 गुना हुआ है। मतलब 100 से 3200 बढ़ा तो 1000 में 32,000 बढ़ा, मतलब आपका 72,000 में 32,000 गया, 40,000 आपका प्रिंसिपल था। अब देखिए यहाँ से आपका प्रिंसिपल मिल गया 40,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा मिल गया 40,000, प्रिंसिपल मेरा मिल गया 40,000। तो अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से भी निकाल सकते हैं, 6 साल वाला से भी और 10 साल वाला से भी। अब जरा ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। अब तो और सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या मिला? अगर हम 10 साल वाला में से निकाल लें तो भाई 32,000 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, 32,000। प्रिंसिपल कितना है सर? 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम कितना है सर? 10 साल डिवाइड बाय 100, ठीक, 100। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो मेरा उड़ गया और 2 और 1 3 जीरो इधर है तो 3 जीरो इधर, 4 से 8 बार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8% पहले था। अब हम चाहते हैं कि अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ जाए, 10% हो जाए, 10% हो जाए। अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 में 2% हम और जोड़ना चाहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। और हम चाह रहे हैं कि अब हमारा पैसा ना 76,000 कितना साल में हो जाए, ये आप जरा बता दीजिए। देखिए इस 10% के हिसाब से अब जरा ध्यान से समझिएगा बात को। 76,000 में 40,000 तो हमारा कैपिटल है, 40,000 तो हमारा प्रिंसिपल है, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 36,000। तो 36,000 इंटरेस्ट मिल रहा है सर। और इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 40,000 है, रेट 10% है और टाइम निकालना है, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया,
इधर का 3 जीरो, इधर का 3 जीरो उड़ गया, और 4 से 9 बार में मतलब 9 ईयर का टाइम लगेगा। 9 साल में 40,000 हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा 76,000 में। 40,000 मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 76,000 में विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। 8% में नहीं होगा, 10% में होगा, क्योंकि बोला है कि आपको ना 2% बढ़ाना है, पहले से 2% इंक्रीज करना है। तो विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हमारा अमाउंट, हमारा प्रिंसिपल जो है 40,000 कन्वर्ट हो जाएगा 76,000 में। ये सवाल का आंसर है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से सवाल है। कहता है कि अ मैन सेल्स एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस एट 20%, 25% एंड 30% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्रूट्स इज 2:3:5 and the fruits are sold in 5:4:2, then his profit percentage is what? ये आपसे पूछा है जी। तो थोड़ा हिंदी में भी आपको समझा देते हैं, समझने के लिए हिंदी में लिखा हुआ है, नहीं तो एग्जाम हाई कोर्ट का है, पूरा अंग्रेजी का ही दम चलता रेला रेला, ठीक है। हिंदी में भी समझना ज़रूरी है, बहुत लोग हिंदी भाषी हैं जो इस एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। तो कहता है कि एक पुरुष सेब, केले और संतरों को 20%, 25% और 30% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। यदि फलों के क्रय मूल्य 2:3:5 तथा फलों का जो अनुपात है वो 5:4:2 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो सबसे पहले एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस जो है वो एप्पल का 2 है, बनाना का 3 है और ऑरेंज का 5 है, और कितना पीस बेचते हैं वो रेशियो दिया है कि एप्पल 5 बेचते हैं मान लो, और आपका बनाना 4 बेचते हैं, और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ऑरेंजेस को 2 बेचते हैं। तो यहाँ से हम आसानी से खेल सकते हैं रेशियो, ठीक है। तो भाई मान लो कि 2 का हमको पड़ा केला, ये एप्पल है, ये B फॉर बनाना है और ये O फॉर ऑरेंज है। 2 का हम खरीदे और हम 5 बेचे, तो टोटल कितना पैसा आया सर? 10 आया। अब 3 का हमें पड़ा बनाना और 4 बेचे, तो सर कितना पैसा आया? 12 आया, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए सर, अब आप ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से समझिए। और ऑरेंज में क्या है कि हम सर ऑरेंज मेरा पड़ा 5 का और इसको हम बेचे 2 पीस मान लेते हैं, तो 10 आया मेरे पास, 10 रुपया आया। मान लेते हैं ये 2 रुपया का है और हम 1-1 पीस बेच रहे हैं, या 2 पीस 3 पीस जो दिया हुआ है उसी रेशियो में बेच रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गई, ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा, ठीक है। खरीदे 2 रुपया का एप्पल 5 लिए, 3 रुपया का बनाना 4 पीस लिए और 5 रुपया का ऑरेंज 2 पीस 10 रुपया, इतना पैसा लगा। 10, 10, 20 और 12 टोटल 32 लगा हमको। यूनिट मान लीजिए, रुपया मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट ही पूछा है हमसे। अब जरा ध्यान से देखिए सर, अब इनके ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो सर एप्पल पे 20%, तो 10 का 20% कितना? 2 रुपया। बनाना पे 25%, 12 का 25% 1/4 मतलब 3, और ऑरेंज पे 30%, तो 10 का 30% मतलब 3। अब देखिए टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ कितना? 3, 3, 6 और 2 8, कितना में? तो सर 10 और 10 20 और 12 32 में, और 8/32 मतलब 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट आया इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमको। तो ये तो सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है। इस सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए हर एक बच्चा को, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपके सामने सवाल आता है, आप खुद से लगाने का कोशिश कीजिए पूरा का पूरा सवाल को, और आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखते जाइए, ठीक है। सवाल है, कंसेप्ट लगेगा, कैलकुलेशन भी लगेगा, तब जाके सवाल बनेगा। तो जैसा आपका पोस्ट है उसी टाइप से
प्रैक्टिस में सवाल लेके आए, मज़ा आ जाएगा, सर दर्द होना लाजिमी है। ठीक है, तो कहता है कि a इक्वल टू एक्स का पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 एंड b इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab स्क्वायर। हिंदी में लिखने की आवश्यकता है नहीं, लैंग्वेज में कुछ है नहीं। तो भाई a का वैल्यू ये दिया है, b का वैल्यू ये दिया है, और आपको ना अलग से x और y का भी वैल्यू दे दिया है। किधर गया मेरा ब्लू वाला मार्कर? x और y का भी वैल्यू दे दिया है। ठीक है, इधर गया। ठीक है, x और y का भी वैल्यू दे दिया है। ध्यान से देखिए, x का वैल्यू 2 दिया है और y का वैल्यू 9 दिया है। ठीक है, ये अलग से दे दिया है। तो अब आपके दिमाग में एक कीड़ा दौड़ेगा कि सर x और y का वैल्यू यहाँ रख ना देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 8, यहाँ 2 का पावर 4, यहाँ सॉरी यहाँ पे y है ना, एक चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे y है ना, y का पावर 4 है, सॉरी यहाँ पे y का पावर 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 का पावर 2, और कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से a का वैल्यू, यहाँ से b का वैल्यू, फिर यहाँ पे रख देंगे। कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, क्या मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं? तो करना कैसे, ध्यान से समझिए। ये ना अगर ये चीज़ ऐसे दिया है ना, तो इसका कुछ ना कुछ मतलब है। एग्जामिनर के माइंडसेट को आप समझिए ध्यान से। अब देखिए, हम आपको एक समझाते हैं, एक ठो हम आपको समझाते हैं, दूसरा आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। क्या दिया है? x का पावर 8 है, माइनस 1 का पावर 8 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे है x का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से समझिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 4 का होल पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर और इसका 4 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब आपको ये चीज़ क्या दिख रहा है? ये 1 का पावर 4 है। ठीक है, समझाने के लिए हम इतना बारीक लिखे हैं। अब आपको ये क्या दिख रहा है? क्या ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है? क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, एक्स का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4 इंटू ए माइनस बी, एक्स का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 अपॉन नीचे क्या है, x का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4, और ये मेरा कट कुटा जाएगा। क्या बचेगा? x का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, यही ना बचेगा। अब ये चीज़ आपको देखना था। ठीक है, अब सेम यहाँ भी है। क्या हम इसको y का पावर 4 और 1 का पावर 4 लिख दें? क्या हम इसको y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें? बात बन गया एकदम आसानी से। तो भाई इतना नहीं करना था, आपको ये चीज़ समझ जाना था कि क्या कट जाएगा और क्या रह जाएगा। तो a का वैल्यू क्या रह जाएगा? तो भाई मेरे x का पावर 4 प्लस 1, ऊपर से x का पावर 4 प्लस 1 कट जाएगा, रह जाएगा x का पावर 4 माइनस 1। b का वैल्यू क्या रह जाएगा? y का स्क्वायर प्लस 1 ऊपर नीचे कट जाएगा, रह जाएगा y का स्क्वायर माइनस 1 ऊपर नीचे। अब इसमें आपको x और y का वैल्यू रखना है। तो x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का पावर 4 मतलब 16 में 1 गया, यहाँ 15 आया a का वैल्यू। b 9 का स्क्वायर 81 में 1 गया, यहाँ पे 80 आया b का वैल्यू। अब कैलकुलेशन करना है, तो a स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, सीधा लिख देते हैं ना भाई, सीधा लिख देते हैं। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 15 इंटू 80, 80। ठीक है, 80। तो 15 8 20 से, और 20 दूना और 12 दूना 24, तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? 2400 प्लस a मतलब 15 गुना b स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर कितना? 6400। अब सर इसको कर लीजिए गुना। आप यहाँ पे एक बार सबको लिख के 15 कॉमन भी ले सकते थे, तब भी कैलकुलेशन वही पड़ता आपका। ठीक है, तो सर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 चौके 2 0 लगा दीजिए, 15 चौके 60 और 15 छके 90 और 6 96,000। अब देख लीजिए 96,000 और 2000,
यहाँ से 98,000, ठीक है। तो 96,000 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है मेरा, 98,625 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ था, इस सवाल में कैलकुलेशन भी था और आपको टेक्निक भी लगाना था, कंसेप्ट भी लगाना था, ठीक है। तरीका बताएंगे आपको भाई, तरीका बताएंगे, पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो कहता है कि इफ़ x माइनस वाई माइनस रूट अंडर 18 बराबर माइनस का 1 एंड x प्लस वाई माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, ये जो दो इक्वेशन दिया है, ये जो दो इक्वेशन दिया है, इसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या लिखा है, x माइनस वाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई और माइनस रूट 18 को उधर लेंगे तो रूट 18 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या रूट 18 को हम 9 दूना 18 मतलब हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस 1, ठीक। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये है x प्लस वाई बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 1, यही दो चीज़ दिया हुआ है। अब आप चाहे तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये भाई इनको जोड़ना होगा, एक बार जोड़ना होगा। अगर आप ये दो इक्वेशन मान लेते हैं तो आप यहाँ से आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं जोड़ के। तो भाई इनको जोड़ना होगा, सबको जोड़ना होगा, तो जोड़ने से अच्छा है। और जब आप यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो है कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। हम आपको कैलकुलेशन से बचाते हैं। देखिए सबसे पहला बात, आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको हम x और y का वैल्यू निकालना सिखाते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस बस, और इसको हम जोड़ेंगे 3 रूट 2 माइनस 1 प्लस 3 रूट 2 प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 उड़ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। अब बहुत जन को ना 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 भी नहीं जोड़ने आएगा। कितना होगा 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, जरा जोड़ के बताइए, ऑप्शन में अब जवाब दीजिए, देखिए कितना होगा। आपको हम बेसिक बता रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम रूट 2 कॉमन ले लें या 3 कॉमन ले लें, चलिए रूट 2 कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 रूट 2, तो ये सीधा क्या हो जाएगा 2x का वैल्यू 6 रूट 2, 2x का वैल्यू 6 रूट 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 रूट 2। अब देखो x बराबर यही ना है 3 रूट 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। अब सर यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा, यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो है, एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से भी समझ सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत था, उतना रिस्क लेना थोड़ा सा परेशानी था कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, ये हमारा x है और ये हमारा y है, रिस्क था कि नहीं, फिर भी आपको हम ऐसे समझा दिए। अब x भी है y भी है, यहाँ पे वैल्यू रखिए और लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। हम आपको बिना कैलकुलेशन किए आंसर बताने का कोशिश करते हैं, तरीका को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से तो आसान है, x का वैल्यू यहाँ रखिए, y का वैल्यू यहाँ रखिए, x का वैल्यू यहाँ रखिए, y का वैल्यू यहाँ रखिए और सबको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। हम आपको बिना कैलकुलेशन का आंसर करना सिखाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब ये दो चीज़ हमको पता है, अब ये दो चीज़ ना हमको पता है, अब ये दो चीज़ हमको पता है, ठीक है, कि x माइनस वाई बराबर 3 रूट 2 माइनस 1 है और x प्लस वाई बराबर 3 रूट 2 प्लस 1 है, ये दो चीज़ पता है। निकालना क्या है, निकालना है हमको 12 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो चीज़। अब एक बात आप समझिए,
अगर जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का भी वैल्यू आएगा और y का भी वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये है ना तो x हमारा 0 आएगा ना तो y हमारा 0 आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू है उनका। इसका मतलब ये है xy का भी वैल्यू 0 नहीं होगा, xy का भी वैल्यू 0 नहीं होगा। तो अगर हम इस 12 को प्राइम नंबर में तोड़ दें 3 और 4 में, तो भाई जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से भी भागा जाएगा और 4 से भी भागा जाएगा। ये बात समझ में आया? 3 से भी जाएगा और 4 से भी भागा जाएगा। तो भाई कौन सा ऑप्शन है? ये 3 से जा रहा है, 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये 3 से नहीं जा रहा है, ये तो इसको तो हटा ही दीजिए। इकलौता ये ऑप्शन है जो 3 से भागा जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, तो सीधा मेरा आंसर निकल के आ गया। समझ है? तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, नहीं तो बेसिक में थोड़ा सा और लंबा आपको जाना पड़ेगा। कैलकुलेटिव सवाल है, अगर बेसिक से जाएंगे कैलकुलेटिव है, अगर हम सोच पाए कुछ एक्स्ट्रा तो ये आसान बन जाता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है और कैलकुलेटिव है। ठीक है, कहता है कि इफ सेक ए इक्वल टू 17/18 गिवन दैट ए लेस देन 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 34 साइन ए प्लस 15 कोट ए अपॉन 68 कोस ए माइनस 16 टेन ए का वैल्यू क्या होगा। कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करना होगा आपको। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो किसका क्या होता है। ये थीटा डिग्री है, इसको हम बेस माने, ये मेरा हाइपोटेनस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, सेक ए, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं ए लिख दी, मेरा ए एंगल है। ठीक है, तो सेक ए का वैल्यू 17/18 है, h/b ये हमारा 17 है और ये मेरा 8 है, सॉरी 18 नहीं 8 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से परपेंडिकुलर मेरा 15 हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू आपको रखना है और कैलकुलेशन करना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 इंटू साइन ए क्या होता है p/h 15 गुना 17 15/17 प्लस 15 कोट ए, कोट क्या होता है b/p 8/15 8/15 अपोन। देखिए कितना अच्छा से एग्जामिनर सेट किया है सवाल को कि अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर दे तो एकदम जल्दी से आंसर आ जाता है। 68 कोस ए, 68 कोस क्या होता है b/h मतलब 8/17 माइनस 16 टेन ए, टेन क्या होता है p/b मतलब 15/8, सब कटने वाला दिया है। देखिए 17 से 2 बार में 34, 15 से 15, 17 से 4, 17 चौके 68 4 बार में, और ये 8 से 2 बार में। ठीक है, तो सर ऊपर क्या आ गया 15 दूना 30 और 8 38 आ गया। नीचे क्या आ गया 8 चौके 32 और 32 में 15 दूना 30, 2 बचा सर मतलब 19 इसका उत्तर आ गया। कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो भाई मेरे ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इस सेशन को शेयर मार दीजिएगा। हो सकता है अभी एक आध सवाल कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे हम लोग आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रैक्टिस सेट को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अभी आपको एक इंटरवल पे मिल रहा है, 2 दिन पे 3 दिन पे, कुछ दिन बाद ये डेली मिलने लगेगा। जब आपका डिमांड बढ़ जाएगा तो थोड़ा डिमांड को बढ़ाइए। कमेंट में लिखिए आपको और किस टाइप का प्रैक्टिस सेट चाहिए, और अगर आपको कोर्स की आवश्यकता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाके परचेज कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ एक बात, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में, शूट करने में, एक एक सवाल को छांटने में, कि एक एक लेवल को डिसाइड करने में। तो इसीलिए आप ना मेहनत से पढ़िए और सेशन को शेयर मारते जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।